नमस्कार, मैं अर्पणा लड़ोया टैगोर वुमेन बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने सब्जेक्ट स्कूल जेंडर एंड सोसाइटी में जेंडर भेद की। जेंडर भेद की अगर हम बात करें तो जेंडर भेद में सबसे पहले हम बात करेंगे लैंगिक समानता की। लैंगिक समानता आखिर होती क्या? लैंगिक समानता का अर्थ समानीकरण से है, अर्थात जिसमें लिंग के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, उसी को लैंगिक समानता कहते हैं। समाज में अपवादा स्वरूप अगर कुछ एक बात को छोड़ दे तो समाज में दो ही तरह के लिंग हैं, स्त्री और पुरुष। स्त्री और पुरुष के अंदर जो लिंग की जो भावना है या वो लिंग के आधार पर जो भेदभाव की भावना है, उसी के ऊपर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। इस चर्चा के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे हैलेड लॉस्की। हैलेड लॉस्की ने कहा कि आखिर लैंगिक समानता के बारे में इन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने बात रखी कि समानता आखिर है क्या। समानता मूल रूप में समानीकरण की एक प्रक्रिया है। हैलेड लॉस्की कहते हैं कि जो समानता है वो मूल रूप से, हैलेड लॉस्की कहते हैं कि समानता जो कि मूल रूप से समानीकरण की एक प्रक्रिया है। इसलिए इसके दो रूप में उन्होंने कि इसका प्रथम समानता से आशय, यानी कि दो रूप में बता रहे हैं कि प्रथमतः समानता से आशय विशेषाधिकारों के अभाव से। विशेषाधिकारों का अभाव मतलब कि किसी एक स्पेशल लिंग को अलग से विशेषाधिकार ना दिए जाए, विशेषाधिकार के अभाव से है। और द्वितीय रूप से इसका आशय विकास हेतु समान अवसर प्राप्त होने से। मतलब सिंपल सी बात, हैलेड लॉस्की कहते हैं कि समानता तब होगी जब लिंग के किसी भी आधार पर हम उसमें भेदभाव ना करें, किसी एक लिंग को पर्टिकुलरली विशेषाधिकार ना दें और विकास हेतु समान अवसर भी उन्हें प्राप्त हो। तो यहाँ पे इसके में मैं एक छोटी सी चर्चा, अभी हाल ही में यूट्यूब पर जो वीडियो चल रही है हर्षल फैमिली की, जो कि दुबई से बिलोंग करती है, उन्होंने अभी हाल ही में जेंडर रिलीफ पार्टी दी। जेंडर रिलीफ पार्टी क्या होती है? जेंडर रिलीफ पार्टी वो होती है जिसमें वो अपने अनबॉर्न बेबी, अजन्मे बच्चे का सेक्स डिटरमाइन कर उसे शो करते हैं कि भी आने वाला जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। उन्होंने ये जो पार्टी है एक बिगेस्ट लेवल पर दी, खलीफा बुर्ज पर दी। और खलीफा बुर्ज पर जब इस तरह की पार्टी दी जाती है या किसी भी और जगह इस तरह की पार्टी दी जाती है, तो जब लड़की होती है तो पिंक कलर की लाइट निकल कर आती है और कहते हैं दैट इट इज़ अ बेबी गर्ल, और अगर लड़का होता है तो ब्लू कलर की लाइट निकल कर आती है। तो उनके हंसना के फैमिली की जो बच्चा है उसके अनबॉर्न बेबी का जो निकल कर आया रिजल्ट, वो इट्स अ बॉय कहकर आया। आप ये वीडियो की एक छोटी सी क्लिप, एक पिक्चर देखिए। आपने अभी ये पिक्चर देखी। इस पिक्चर में आपने देखा कि स्पष्ट रूप से खलीफा फैमिली काफ़ी हैप्पी लग रही है और उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि इट्स अ बॉय। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमें क्यों ये जानना है कि आने वाला बच्चा लड़का है या लड़की? क्योंकि हमारे समाज में लिंगीय भेद है। लिंगीय भेद होने की वजह से ही हम ये जानना चाहते हैं कि आने वाला जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की। ये एक घोर विडंबना है कि हम इस चीज़ को अभी तक झेल रहे हैं। अगर औरतों और पुरुषों की बात की जाए, स्त्रियों और पुरुषों की बात की जाए, तो उस दोनों हर प्राकृतिक रूप से दोनों को इक्वल बनाया गया, उनकी क्षमता को, उनकी दक्षता को इक्वल बनाया गया। सिर्फ एक कार्य ऐसा है जो प्राकृतिक रूप से स्त्री और पुरुष में अलग है, वो ये है कि स्त्रियां जो है वो बच्चे पैदा कर सकती हैं या प्रजनन कर सकती हैं, पुरुष नहीं कर सकते। अगर इस बात को माना जाए, इस चीज़ को माना जाए, तो
कई दार्शनिक, कई फिलोसोफर या कई समाज सुधारक ये मानते हैं कि पुरुषों का और स्त्रियों के बीच का जो दर्जा, अगर दोनों में से किसी को उच्च दर्जा मिलना चाहिए तो या तो दोनों को बराबर रखा जाए, और अगर उच्च दर्जा दिया जाए तो महिलाओं को दिया जाए, क्योंकि वो पुरुषों से एक कदम आगे है, लेकिन फिर भी वो पुरुषों के आश्रित मानी जाती है। आज के दिन क्या है कि इस समानता का अधिकार जो है, इस संबंध में जो समाज सुधारक है वो इसी के संबंध में उच्च विचार रखते हैं और इसी की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी अधिकार की तरफ तेजी से बढ़ने के कारण, जैसे मानव संरक्षण समिति है या कुछ और समितियाँ हैं, वो स्त्रियों के हक के लिए, उनके न्याय दिलाने के लिए, उनके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए कई तरह के नियम कानून बनाती है और उसमें मदद भी करती है। आज जैसे जैसे जागरूकता फैल रही है, ये जो जागरूकता है ये पाश्चात्य संस्कृति से स्टार्ट हुआ। महिलाओं में उदारता या जागरूकता का जो आंदोलनकारी जो जज्बा है, ये पश्चिमी से स्टार्ट होकर आज के दिन पूरे विश्व में फैल चुका है। आज के दिन पूरे विश्व की जो महिलाएं हैं वो जागरूक हो चुकी हैं अपने अधिकारों के प्रति, अपने हर अधिकार, अपने आत्मविश्वास, अपने सम्मान के प्रति, जिसका नतीजा ये है कि कोई भी फील्ड आप उठा के देख लो, उस हर फील्ड के अंदर जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। उस कंडीशन में जैसे प्रौद्योगिकी का, टेक्नीशियंस का, साइंटिस्ट का, या चिकित्सा वर्ग देख लीजिए, या फिर फाइटर वर्ग यानी कि सैनिक, आर्मी, एयरफोर्स, इन सब में देख लीजिए हर जगह जो महिलाएं हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। विकसित देशों के अंदर तो महिलाएं अपनी स्थिति तक लगभग पहुंच चुकी हैं, यानी अपने समान अधिकार तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन अविकसित देश और विकासशील देश आज भी वहाँ पे जो लैंगिक समानता की जो बात है वो कोरी आदर्श के रूप में वहाँ पे आज भी किसी ना किसी रूप में, कभी परंपरा के नाम पर, कभी कानून के नाम पर उनके अधिकारों का हनन किया जाता है। निर्वहन करने के नाम पर उन्हें कहीं कहीं तो उन्हें संपत्ति पर भी पूरा अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये जो कंडीशंस है, इस कंडीशंस के लिए जो जिम्मेदार है वो लगभग समाज है। उसके लिए महिलाओं को पुरुषों के बराबर आने में अभी भी काफ़ी समय बाकी है, लेकिन महिलाएं जो है वो लगातार प्रयासरत है और उम्मीद है कि वो बहुत जल्द इस स्थिति तक पहुंच जाएंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं स्त्री पुरुष एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की। यहाँ पे मनोवैज्ञानिक जो विश्लेषण है वो इस आधार पर किया गया है कि जो हमारी विल पावर है, हमारी सोच है, वो पुरुषों की किस तरीके की है और स्त्रियों की किस तरीके की। यहाँ पे बात उनके किसी भी चीज़ को सोचने की, उनके किसी भी व्यवहार को, उस किस एक परिस्थिति के अंदर स्त्री किस तरीके का व्यवहार करेगी या पुरुष किस तरीके का व्यवहार करेगा, ये उस बात पर। इस बात के अंदर हम स्त्री और पुरुष के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम समाज की बात करें। समाज में एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है वो नारी को केंद्र स्थिति मानता है। चाहे आदि कोई भी टाइम पीरियड हो, चाहे आदि समाजकालीन पीरियड हो या पुराना हो, उसके अंदर वो उसकी जो प्रजनन की क्षमता है यानी कि जन्म देने की जो क्षमता है, उसी क्षमता के आधार पर उसको मुख्य रूप से मानते हुए उसको प्रकृति का केंद्र मानता है और केंद्र मानते हुए उसे एक सम्मानपूर्वक आराध्य रूप दिया गया। आराध्य मतलब पूजा करने का, देवी शक्ति के रूप में उसे माना गया। लेकिन उसके साथ ही जो समाज है वो उसकी कोमलता, उसकी निर्बलता को के ऊपर डिपेंडेंट होने का जो अधिकार है, उसके वजह से वो उसको कमज़ोर और आश्रित भी मानता है। मनोविश्लेषणात्मक तरीके से अगर हम बात करें स्त्री और पुरुष की, जहाँ पे पुरुष के अंदर अहम की बहुत ज़्यादा भावना होती है, और ये भावना इसलिए क्योंकि स्त्रियों का जो कार्य है वो उसको घर के अंदर तक सीमित है और पुरुषों का कार्य बाहर का सीमित है। तो वो उस कार्य की वजह से, जो पुरुषों का जो कार्य है वो उस कार्य की वजह से उसमें एक अहम की भावना, एक हिंसक भावना आ जाती है। वहीं पे स्त्रियों के अंदर जो भावना होती है वो
कोमलता की, प्यार की, सद्भावना की, एडजस्टमेंट ज़्यादा करने की जो भावना होती है वो आती है। जहाँ पे जो पुरुष है वो अपने ईगो को स्टिक होते हैं या अपनी कार्य क्षमता के लिए भी अगर उनसे नहीं होता तो वो उस चीज़ को काफ़ी डिप्रेसिव रूप में ले लेते हैं। वहीं पे महिलाओं से अगर नहीं होता कोई भी काम है, उनसे अगर नहीं होता तो वो उसको कैजुअली ले लेती है, या तो वो उसे सीख लेती है, अगर सीख नहीं पाती तो उसे नेचर पर या भगवान पर छोड़ देती है। ऐसी कई स्थितियाँ हैं जहाँ पे अगर स्त्रियों की बात करें तो वहाँ पे वो बिना प्रेम के रह ही नहीं सकती। स्त्रियों के अंदर पुरुषों के ऊपर आश्रित होने की वजह से, क्योंकि घर का जो हमारे घर का माहौल है, हमारे समाज का माहौल है, वो ये कहता है कि स्त्रियां जो होती हैं वो कोमल होती हैं, नाजुक होती हैं, उन्हें एक सहारे की ज़रूरत होती है। इस वजह से उनके अंदर एक आत्मविश्वास की कमी के कारण उनके अंदर वो समाज के अपने कार्य के ऊपर समाज के एक ठप्पे की कह लो, या उनके एक सम्मान की कह लो, या फिर उनके एक प्रतिदर्श, यानी कि भी वो उसके बारे में क्या सोचता है, ये सोच उनके लिए बहुत मायने रखती है। मतलब कि वो कोई भी काम करेंगी तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में लोग क्या सोचेंगे, ये सोच जो होती है ये महिलाओं में बहुत ज़्यादा होती है। वो हर एक पॉइंट पर ये सोचेंगी कि भी ऐसा करने के बाद उनके ऊपर किस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ेगा, और यही जो चीज़ है उनके आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। इसके बाद में अगर अपन बात करें छोटी छोटी चीज़ें की भी परंपराएं हैं, नूतन व्यवहार है, मतलब महिलाओं के अंदर एक ऐसी सोच होती है कि जो नया परिवर्तन आ रहा है, कोई नई चेंज आ रहा है, उस चेंज को वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती हैं। लेकिन वहीं पे जो परंपराएं चली आ रही है उनको वो बहुत जल्दी से नहीं छोड़ती है, यानी कि उन परंपराओं को भी वो साथ में निभाएंगी, नए व्यवहार को भी वो साथ में एक्सेप्ट कर लेंगी। उसके बीच के अंदर जो सामंजस्य बिठाने का काम होता है वो स्त्रियाँ बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से कर लेती है। इस चीज़ के अंदर जो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन किया वो प्लेजर ऑफ फिलोसफी बुक के अंदर एक निबंध था मैन एंड वुमेन, जो कि विल ड्यूरेंट ने लिखा था। उन्होंने यही कहा था कि जहाँ पुरुषों के अंदर अहम की भावना ज़्यादा होती है वहीं स्त्रियों में जो है प्रेम की, कोमलता की, सद्भावना की भावना ज़्यादा होती है। वो प्रेम सद्भावना की भावना ज़्यादा होगी और स्वार्थपरता यानी कि जो सेल्फिशनेस है उनके अंदर इस चीज़ की भावना कम होगी पुरुषों की अपेक्षा। पुरुष जो है वो बाहर के कार्य करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं, बाहर का कार्य ज़्यादा देखते हैं, तो उनके अंदर अपने आप से ही एक स्टिकनेस सा नेचर आ जाता है, एक हिंसक प्रवृत्ति, एक इगोस्टिक नेचर आ जाता है। वहीं पे महिलाएं अपनों के बीच में रहती है, अपने परिवार के बीच में रहती है, उनके अंदर सीमित रहती है, तो वो दूसरों के प्रति देने का, प्रेम का, सहानुभूति का और उसी के बीच वो ढल जाती है। सामंजस्य बनाने की स्थिति, मतलब वो अपने आप को भूलकर अपने परिवार को हमेशा क्या रखती है, आगे रखती है। लेकिन इसी के साथ में अगर प्राकृतिक रूप से देखा जाए या किसी भी रूप से देखा जाए तो महिलाओं के अंदर एक दक्षता होती है, पावर होती है, वो किसी भी कार्य को बहुत अच्छी से कर सकती हैं और वो करती भी हैं। आज के समय वो कर रही हैं। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए जो काफ़ी डिप्रेसिव होती है, तो उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो जो पुरुष है उस चीज़ से बाहर निकल पाना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो उस स्थिति के अंदर आत्महत्या तक की स्थिति में पहुंच जाते हैं। वहीं पे उन्हीं डिफ़िकल्ट स्थितिज़ के अंदर जो महिलाएं होती हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमने अपने आसपास कई घरेलू समस्याएं देखी होंगी जिसमें से 70% महिलाएं जो होती हैं घरेलू समस्याओं से पीड़ित होती हैं, लेकिन उसके बावजूद वे आत्महत्या जैसी स्थिति के ऊपर बहुत कम पहुंचती हैं। वो इस चीज़ को भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि आज नहीं तो कल क्या ठीक हो ही जाएगा। अगर उनके बस में नहीं आता तो कहते हैं भगवान अपने आप देख लेगा। तो उस चीज़ से उभरने की जो क्षमता होती है, किसी भी विषाद से, किसी भी अवसाद से जो उभरने की जो क्षमता होती है वो महिलाओं में पुरुषों से ज़्यादा होती है। इसी वजह से उनमें किसी भी कार्य को करने की जो दक्षता है वो पुरुषों के इक्वल ही है। ये जो स्त्री और पुरुष के अंदर जो भेद है, लिंगीय भेद है, यानी स्त्रियों को जो नीचा देखा गया है, समाज का पूर्वाग्रह है। मतलब वो ये मानता है कि बौद्धिक क्षमता के तौर पे भी जो महिलाएं होती है वो कम होती है, जबकि ऐसा नहीं है। बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, दोनों ही क्षमताओं के आधार पर महिलाएं जो होती है वो पुरुषों के बिल्कुल इक्वल होती हैं। वो कोई भी वो काम कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं। ये उन पुरुषों का पूर्वाग्रह है या समाज का पूर्वाग्रह है कि जो वो नहीं कर सकती, या फिर वो ये चाहते ही नहीं है कि वे वो इक्वल आए।
और महिलाएं जो इस निरंतर प्रयास में हैं, आज जिस के अनुसार 21वीं शताब्दी के अंदर जो क्रम चल रहा है, उस क्रम के अनुसार महिलाओं का जो विकास है वो महिलाएं अपनी उस स्थिति को बहुत तेज़ी से पाती जा रही हैं और इसी वजह से वो उस मुकाम तक पहुंच चुकी हैं। और हम ये मानते हैं कि बहुत जल्द लैंगिक समानता ही विकसित हो जाएगी। तब लोगों को ये जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी आने वाला जो जेंडर है, यानी आने वाले बच्चे का जो जेंडर है वो है या कोई सेक्स है, वो लड़का है या लड़की है, दैट इज़ ऑफ मेल और फीमेल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।